नमस्कार साथियों, शिखर एकेडमी में आपका स्वागत। एक और वीडियो के साथ मैं हूं राकेश सकलानी। देखिए, एक हेडिंग के रूप में आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि वर्ण विच्छेद और शब्दकोश में शब्दों का स्थान। इन दोनों ही टॉपिक्स को लेकर के एक एक नंबर का सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, और ख़ासकर जब एग्ज़ाम अधीनस्थ चयन सेवा आयोग करवा रहा हो तो अक्सर एक सवाल इस तरह का जरूर रहता है कि इस शब्द का वर्ण विच्छेद इन विकल्पों में क्या है, और 4 शब्द दे देगा। कहता है कि इन 4 शब्दों में कौन सा ऐसा शब्द है जो शब्दकोश में सबसे पहले स्थान पाएगा, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कौन सा ऐसा शब्द है इन 4 विकल्पों में कि जो शब्दकोश में सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो इस वीडियो में हम इन 2 बिंदुओं पर बात करेंगे कि किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे करना है, और अगर 4 शब्द हमको किसी विकल्प प्रश्न में दिए हों विकल्प के तौर पर, और ये पूछा गया हो कि इन 4 विकल्पों में कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले लिखा जाएगा, या इन 4 शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा, तो इस तरह का अगर कोई सवाल आता है तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि वर्ण विच्छेद कहते किसको हैं, वर्ण विच्छेद से मतलब क्या है, और वर्ण विच्छेद अगर हमको शब्दों का करना हो तो किस प्रकार हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप पहले विचार करिए इस पर कि वर्ण विच्छेद से क्या तात्पर्य है। वर्ण विच्छेद, बीच में योजक लगा है, इसका मतलब है का, वर्णों का विच्छेद। आप देखे होंगे कई बार ये योजक जब बीच में लगाया जाता है 2 शब्दों के, 2 पदों के, तो इसका मतलब और, तथा, एवं आदि भी हो सकता है, और का, के, की आदि भी हो सकता है। जैसे द्वंद्व समास के योजकों के, द्वंद्व समास के पदों के बीच योजक लगता है तो जनरली उसका मतलब और होता है या होता है। और जब तत्पुरुष समास के पदों के बीच में योजक लगाया जाता है तो इसका मतलब का, के, की आदि होता है। का, के की मतलब वर्णों का विच्छेद। ठीक है, तो अब कभी भी प्रश्न में वर्ण विच्छेद नामक शब्दावली का प्रयोग किया रहता है, कभी भी प्रश्न में वर्ण विश्लेषण नामक शब्दावली का प्रयोग किया रहता है, और कभी शब्द में, प्रश्न में वर्ण विन्यास लिखा हो सकता है। तो सामान्य तौर पर वर्ण विच्छेद शब्दावली का प्रयोग करा रहता है। ठीक है, तो अगर वर्ण विश्लेषण भी लिखा हो, वर्ण विन्यास भी लिखा हो, तो आप घबराइए नहीं, समझ लीजिए कि वो पूछ क्या रहा है, वर्णों का शब्द में वर्णों का विच्छेद पूछ रहा है। और विच्छेद आपको नहीं करना है, विच्छेद करा रहता है, 4 विकल्प बने रहते हैं, उनमें से आपको एक विकल्प को निशान लगाना होता है, लेकिन आप निशान तभी लगा पाएंगे जब आपको वर्ण विच्छेद करना आता हो। तो सीधा सवाल यह है कि वर्ण विच्छेद से हमारा मतलब क्या है। तो बहुत आसान है, वर्ण विच्छेद किसका करवाता है, ये कोई सिंगल अकेले अक्षर का नहीं बल्कि शब्दों का करवाता है। हमको, हमारे पास शब्द दिए रहते हैं। ठीक है, तो किसी शब्द में प्रयुक्त, देखो परिभाषा के रूप में अगर आप 2 लाइन जान जाएं तो अच्छी बात, किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर व्यंजनों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है, वर्ण विच्छेद है। कोई एक शब्द है, उस शब्द में स्वर या व्यंजन प्रयोग किए गए होंगे, हो सकता है कुछ स्वर मूल रूप में लिखे हों, कुछ स्वर मात्रा के रूप में परिवर्तित हुए हों, और बाकी उनके साथ व्यंजन होंगे स्वर के साथ लिखे हुए। ठीक है, तो किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर व्यंजनों को अलग अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया का नाम वर्ण विच्छेद या वर्ण विश्लेषण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए ये एक शब्द है जिसका नाम है जल। जल किसी वस्तु का बोध करा रहा है, इसलिए शब्द है। शब्द से मतलब होता है कि वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों की सार्थक इकाई। वर्ण जब मिलकर के किसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि आदि किसी का भी बोध कराते हैं, तो ऐसी वर्ण इकाई को हम शब्द कहते हैं। अब एक जल नाम का एक शब्द है, इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो इससे तात्पर्य क्या हुआ है, जल नामक शब्द में जितने स्वर और व्यंजन हैं इनको अलग अलग करके लिख लीजिए, और यही इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब आपको पता है कि ज अ की सहायता से बोला जा रहा है, तो ज और इसके साथ निहित है क्या, अ, मात्रा के रूप में था, और ल के अंत में भी क्या है, अनिहित है, मात्रा के रूप में। तो हो गया, इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब रहा सवाल ये कि आप कहेंगे ये तो बहुत आसान बात है, अगर ये जल लिखा है तो ज पर अ है, ल पर अ है, अगर ये जाल लिखा है तो हम यहाँ पर आ कर देंगे, अगर ये जाली लिखा होता है तो हम यहाँ अ की जगह बड़ी ई निकाल देते बाहर, दिखाने के लिए कि जाली, ई की वजह से ये ली बना हुआ है ना। तो
आसान है, इसमें विशेष अलग से पढ़ाने जैसी बात क्या है। बिल्कुल सही बात है कि अलग से बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये सभी को मालूम है। अगर मैं यहाँ पर जल की जगह जेल लिख लेता तो तब भी आप आसानी से कर लेते। इसका वर्ण विच्छेद आपको मालूम है, ज अ की सहायता से यहाँ बोला गया होगा, यानी अ की मात्रा होगी इस पर, और यह ल है, ल के अंत में आपको ये दिख ही रहा है, अ का उच्चारण इसमें हुआ है, तो इस ढंग से कर लेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सीधे तौर पर शब्दों को लिखा जाए, शब्दों में जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, अगर वो संयुक्त ना हो तो बहुत आसान है वर्ण विच्छेद करना। लेकिन अक्सर सवाल कैसे आता है कि शब्द तो रहेगा छोटा ही, लेकिन उस शब्द में कम से कम एक या दो संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया रहता है, और तब थोड़ा सा वर्ण विच्छेद करना कठिन हो जाता है। संयुक्ताक्षर से मतलब मेरा यह हुआ कि जैसे अभी तक पूछा गया सवाल, अब पूछे गए सवाल हैं, जैसे पूछ लेता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर द्वार। अगर तो सीधा पूछा गया होता कि दार शब्द का वर्ण विच्छेद करिए, तो सब बहुत इजी तरीके से आप कर लेते। आप कहते कि द प्लस आ और र प्लस अ, हो गया। लेकिन यहाँ समस्या क्या है कि यहाँ इसका वर्ण विच्छेद करते हुए दिक्कत ये होती है, बच्चों को लगता है कि जो नीचे से चिपका रहता है वो आधा है, और जिस पर ये चिपका हुआ है वो पूरा है। बच्चों को लग रहा है कि अक्सर ऐसा लगता है कि बच्चे इसका वर्ण विच्छेद इसको समझते हैं। अधिकांश बच्चे इस द्वार शब्द का वर्ण विच्छेद इसको मानेंगे। किसको? ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर, ये गोले के अंदर करके लिख दिया है, जबकि इसका वर्ण विच्छेद ये नहीं है। क्यों जटिल हो गया था सवाल? ये इसलिए जटिल हो गया था कि इसमें संयुक्त अक्षर पूछा गया था। संयुक्त अक्षर कौन होता है? जिसमें कम से कम दो व्यंजन ध्वनियाँ और अंत में एक स्वर होता है। चाहे तो अक्षर, त्र, ज्ञ, आश्र आदि भी हों जो मूल वर्णमाला में हैं, वर्णमाला में मूल रूप में हैं, तो उनमें उनकी भी शर्त यही है कि इनके शुरुआत में दो व्यंजन होते हैं और अंत में एक स्वर होता है। अगर आप अक्षर की बात भी कर रहे हैं तो देखिए, इस ये भी क्या है, क आधा, फिर श आधा, और इसके अंत में क्या है, अ है। तो दो व्यंजन और एक स्वर है इसमें। अगर आप त्र कह रहे हैं तो देखिए, त है आधा, र है आधा, और इसके अंत में है अ। तो संयुक्ताक्षर की खासियत यह है कि इसमें शुरुआत में दो व्यंजन ध्वनियाँ होती है और अंत में एक स्वर की सहायता से उसको बोला जा रहा होता है, उन दोनों व्यंजनों को। और ये शब्द में ऐसे ही करके देगा कि संयुक्ताक्षर एक अवश्य हो, इसलिए क्योंकि अधिकांश बच्चों को लगा कि ये वो कैसा था, आधा, और ये आ की जो मात्रा दिख रही थी ये द पर है, जबकि यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा है। इसलिए मैं यहाँ पर इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। अब देखते हैं, जब भी कभी वर्ण विच्छेद के लिए कहे तो वो अवश्य ऐसा शब्द देगा जो संयुक्त, जिसमें एक हो या दो, परंतु कैसे हों, संयुक्त अक्षर जरूर प्रयोग किए गए हों। जैसे मैं द्वार की बात कर रहा था तो देखिए, ये ऐसे लिखा रहता है द्वार, या द्वार या द्वारा, शब्द दोनों हो सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि जो नीचे से चिपका हुआ दिखाई पड़ रहा है, इनमें दो व्यंजन है, एक है द और एक है व, और अंत में इन पर किसकी मात्रा दिख रही है, आ की। दो व्यंजन और एक स्वर दिख रहा है, आ। अब सवाल ये है कि वो आ इस द के साथ है कि व के साथ है। तो इसको जानने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? या तो आप उच्चारण को सुनिए, जैसे देवनागरी लिपि की खासियत यह है, विशेषता यह है कि अमूमन जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, उच्चारण के अनुरूप लिखा जाता है, ठीक है। जब मैं द्वा कह रहा हूं, द्वा, तो आ की मात्रा आपको द पर सुनाई पड़ रही है कि व पर सुनाई पड़ रही है? आपका जवाब होगा कि व पर सुनाई पड़ रही है, द्वा। इसका मतलब द कैसा है, बिना स्वर के है, व के साथ क्या था, आ था। यानी अगर आप इसको इस रूप में लिख लें पहले, तो आपका वर्ण विच्छेद करना आसान हो जाएगा, है ना। क्या बोला जा रहा है, द्वार, द आधा वार, दावर नहीं बोला जा रहा, दावर। द की मात्रा, आ की मात्रा द पर नहीं है। तो क्या करना है, उच्चारण को सुनना है। अगर बच्चों को, कुछ लोगों को उच्चारण सुनने में दिक्कत है, तो उनके लिए आसान ट्रिक मैं ये बता रहा हूँ कि जो नीचे से चिपका हुआ व्यंजन दिखाई पड़े, और नीचे से चिपका रहे छोटे आकार में दिखाई पड़े, आप समझ जाओ कि वो उसके साथ स्वर है, वो पूरा है।
और जो बड़ा आकार का दिख रहा है वो केवल डराने के लिए बड़ा दिख रहा है, वो आधा है, उसके साथ स्वर है नहीं। तो बड़ा कौन दिख रहा था? यहाँ द दिख रहा था, इसके साथ स्वर था ही नहीं। कब नहीं था? बोलते वक्त सही नहीं था। तो जब बोलने में ही नहीं था तो लेखन में कहाँ से आएगा? और वह छोटा दिख रहा था, लेकिन ये आ का जो डंडा सीधा खड़ा दिख रहा है, ये व पर है, द पर नहीं है। तो आप इसको पहले आसान रूप में ऐसा कर लीजिए और तब वर्ण विच्छेद करना बड़ा आसान हो जाएगा। देखो, द पहले से ही स्वर रहित था, वह आ के वजह से पूर्ण था, और र अ के वजह से पूर्ण था। तो इसका वर्ण विच्छेद इस ढंग से हो जाएगा। वीडियो के एग्जाम में पूछा था वृक्ष शब्द। अब देखो, वृक्ष पूछा था तो इसके पीछे भी कारण है। वृक्ष शब्द में एक संयुक्ताक्षर है। अब देखो, ये व पर किसकी मात्रा है? री की मात्रा। ये मैंने बहुत बड़ी लगा दी, इतनी बड़ी होती नहीं है, ये ऐसे होगा और ऐसे होगा, ये ठीक है, छोटा सा लगा हुआ। ठीक, तो मैंने बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आपको दूर से देख रहे होंगे बोर्ड तो दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए व, अब आप क्या करेंगे, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। ये देखिए, व पर तो कोई समस्या ही नहीं है। व पर क्या है? व पर री की मात्रा लगी है साहब। कौन? ये किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। और अक्षर बनता है आधा क और श से मिलकर बनता है। आप पहले इसको इतना कर लीजिए रफ में। अब वर्ण विच्छेद करना आसान होगा। वह पूरा है री की वजह से। मैंने पहले वाले वीडियो में री की मात्रा बताई थी ये। और क तो उच्चारण में ही आधा आता था यहाँ, और स के अंत में देखो क्या है? अ की मात्रा है। तो यानी वर्ण विच्छेद इसका ऐसे हो जाएगा, वृक्ष। ठीक, और शब्द देख लीजिए। देखिए दूसरा शब्द, कोई भी शब्द आप देख लीजिए। मान लीजिए जो पूछे गए हैं, पहले वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। एक शब्द था प्रश्न, और कहता है कि प्रश्न का वर्ण विच्छेद इन विकल्पों में से क्या है? तो जो नीचे टंगा है वो पूरा है, जिस पर वो टंगा है वो आधा है। अब इन दोनों के साथ एक स्वर है। अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दूं तो आपको आसान हो जाएगा थोड़ा सा। ये रहने दो, दूर से दिख जाएगा। ठीक है, ये प है और नीचे से ये क्या लगा हुआ है? ये र लगा हुआ है। अब इनके साथ एक अ है। अब सवाल ये है कि ये अ किसके साथ होगा भाई? ठीक, किसके साथ आई है अ? तो उच्चारण सुनिए, प्र अ की मात्रा र पर आई है, न कि प पर। प्र, र के साथ है अ, और प कैसा है? बिना स्वर के है। और अगर नहीं आता उच्चारण सुनना तो दूसरा तरीका क्या है? उसका दूसरा तरीका यह है, जो नीचे से चिपका हुआ दिखे वो स्वर युक्त है, जिस पर यह चिपका हुआ दिखे वो स्वर रहित है। किस पर चिपका हुआ दिखता? नीचे वाला प पर। तो प कैसा है? स्वर रहित है, यानी हलंत वाला है। ये नीचे क्या है? ये र है। और ये तो कैसे दिख रहा है? ये पहले से ही आधा दिख रहा है। और ये क्या है? न है। आप पहले इसको रफ में ऐसा कर दीजिए और कभी गलत नहीं होगा। अब वर्ण विच्छेद करना है तो देखिए, प कैसा है? हलंत है, यानी पहले से ही स्वर के बिना था। र कैसा है? र के साथ क्या था? अ की मात्रा मिली हुई है। और श कैसा था? तालब श कैसी थी? आधा थी, हलंत थी। और न के अंत में क्या था? अ था। तो आप इसका वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। तो वर्ण विच्छेद करने के दो आसान तरीके, या तो आप उच्चारण को सुनिए भाई, प्र अ की मात्रा र पर आ रही है, उच्चारण सुनना नहीं आता तो आप क्या करिए, ये देखो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जो नीचे से चिपका रहे वो पूरा से मतलब मेरा वो स्वर युक्त है, और जो बड़े आकार में दिख रहा है वो स्वर रहित है, मतलब वो आधा है। आधा है तो आधा है कि मतलब इसके लिए चरण लगा दिया मैंने। र अ के वजह से पूरा हो रखा था। देखिए श तो उच्चारण में ही आधा था, तो श पर तो कोई स्वर था ही नहीं, और न के अंत में क्या था? अ था। और एग्जाम्पल देख लीजिए, दो एग्जाम्पल और देखो फिर, है ना। फिर हम बात करेंगे शब्दकोश में शब्दों को कैसे स्थान देना है। जैसे यहाँ लिखा होगा, एक शब्द आ गया बाय चांस पेपर में, शुद्ध। अब शुद्ध शब्द में, अब मैं ऐसा शब्द दे क्यों रहा हूँ? मैं क्या दे रहा हूँ? एग्जाम में ऐसे क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि ऐसे शब्द ऐसे दिए जाएंगे जिनके साथ एक कम से कम संयुक्त अक्षर हो। यहाँ द ध एक साथ संयुक्त करा हुआ है, तो देखिए स पर तो ऊ है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये स पर ह्रस्व ऊ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन अब द और ध एक साथ हो रखा है। तो आप या तो उच्चारण को सुनिए, शुद्ध। अ की मात्रा किसके साथ आई? ध के साथ आई।
और द कैसे था, बिना अ के था, स्वर रहित था। ठीक है, तो अगर तो पहले तो आप उच्चारण को सुनिए, नहीं आता उच्चारण सुनना तो वो ट्रिक मैंने जो अभी बोली कि जो नीचे से चिपका दिखे और छोटे आकार का दिखे वो स्वर युक्त है, और जो बड़ा दिख रहा है वो स्वर रहित है। तो बड़ा क्या दिख रहा है, यहाँ द दिख रहा है, तो ये द कैसा है, स्वर रहित है। और यहाँ छोटा क्या दिख रहा था, ध दिख रहा था, जबकि यह स्वर सहित है। आप इसको रफ में ऐसा लिख लीजिए और वर्ण विच्छेद करना अब आसान हो जाएगा। देखो स आधा था परंतु पूरा यहाँ किसने करा था, हर्ष ऊ ने। द तो उच्चारण में ही आधा था, और ध किसने पूरा करा हुआ था, ध करा था दोस्तों अ ने पूरा। तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। एक लास्ट और देख लेंगे, एक या दो और देख लीजिए तो आपका हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। जैसे कहेगा ब्रह्म, अब लीजिए भाई, ये अ र तो मैंने बल्कि बहुत लंबा कर दिया, वो इसलिए करा कि दूर से आपको दिख जाएगा, हालांकि इतना बड़ा लंबा आकार में ये होता नहीं है। अब ब्रह्म का वर्ण विच्छेद करना है। अब लो, ये तो और भी कठिन इसलिए हो गया कि इसमें दोनों ही दो संयुक्त अक्षर का प्रयोग हो रखा है। दिखने में शब्द छोटा लग रहा है, लेकिन जब उसका विन्यास करेंगे, विच्छेद करेंगे तो काफी सारे स्वर और व्यंजन अलग अलग निकल आएंगे। तो इसमें दो संयुक्ताक्षर का प्रयोग है और इसीलिए ये एग्जाम में पूछने के योग्य है, ताकि बच्चों को ये कंफ्यूज हो कि ये ऊपर से ये बड़ा स्वर युक्त र है कि ब है, पहला कन्फ्यूजन यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर आधा म है कि आधा ह है, दूसरा कन्फ्यूजन यहाँ पर हो रहा है। तो आप क्या करिए, मैंने अभी दो बातें बोली हैं, या तो आप उच्चारण सुनो, ब्र र की मात्रा अ पर आई है, ब पर नहीं। ब्रह्म ह आधा है, म पूरा है। और अगर नहीं आता उच्चारण सुनना तो बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका सवाल ठीक हो जाएगा। जो नीचे से चिपका, जो बड़ा दिख रहा है यहाँ, ये आधा है, जो नीचे से चिपका है वो पूरा है। नीचे से बड़ा क्या दिख रहा है, ह, यहाँ आधा है। छोटा क्या दिख रहा है, यहाँ म, ये पूरा है। आप इसको ऐसा लिख दीजिए, हाँ ये पूरा ही है। ठीक, ऐसा रफ में लिख लो, जो नीचे चिपका था वो पूरा था, जिस पर चिपका था ये आधा था। ये जो बड़ा क्या दिख रहा था, ह या आधा था, और जो छोटा था नीचे से चिपका दिख रहा था वो म पूरा है। अब वर्ण विन्यास करने में क्या तकलीफ, कुछ भी नहीं तकलीफ। देखिए ब पहले से ही आधा था, पहले से कब, उच्चारण में ही। और र कैसा था, अ के साथ था। र जब पूरा था तो यानी यहाँ पर ये अ के साथ बोला जा रहा था। ह कैसा था, यहाँ पहले से ही आधा था। म कैसे था, यहाँ अ के वजह से पूरा था। ब्रह्म, म के अंत में अ है, तो ये इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। एक उदाहरण देखो और लास्ट उदाहरण, और तब बात करेंगे कुछ और आगे। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, अगर हम कहें राष्ट्र, क्या कहें, राष्ट्र शब्द, ये रहा राष्ट्र। ठीक, अब देखो राष्ट्र शब्द क्यों पूछा, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ ट और र एक साथ संयुक्त हो रखे हैं, संयुक्त अक्षर के रूप में बने हुए हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, आपको मालूम है रा तो साफ साफ दिख रहा है, ये मूर्धन्य श भी आधा दिख रही है, और यहाँ का नीचे कौन टंगा हुआ है, र, और बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ, ट। ट कैसा है यहाँ, तब आधा, और नीचे कौन है, र, ये पूरा होगा। तो आप इसको रफ में पहले ऐसा लिख दो, किस शब्द को, इस शब्द को आप ऐसा लिख लो। किसको लिखो बोला, राष्ट्र को। राष्ट्र को और क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ। देखो राष्ट्र जब लिखा जाता है तो ऐसे करके लिखा जाता है, ये ठीक है। ये तो आप क्या करेंगे, इस राष्ट्र को इसे खुले रूप में लिख दो भाई। मैंने क्या कहा, जो नीचे से चिपका है वो पूरा है, जिस पर वो चिपका हुआ है वो आधा है। आधा कौन है फिर, यहाँ ट आधा है। अब आप वर्ण विच्छेद कर लेंगे। देखो र हलंत प्लस आ, इसी के वजह से र आधा आ रा बना हुआ था। स मूर्धन्य स इसमें पहले से ही कैसे थी, बिना स्वर के बोली गई थी। ट इसमें कैसे था, पहले से ही बिना स्वर के बोला गया था। और र के अंत में क्या था, यहाँ अ था। इसका वर्ण विच्छेद ये हो जाएगा साफ साफ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, रा र आ, श पहले आधा, ट पहले आधा, और र के अंत में अ। इस ढंग से कर लेंगे आप।
कभी भी आप इस बात को भूल जाइए कि सीधा सवाल दे देगा, कम शब्द दे देगा वर्ण विच्छेद के लिए, या कमल शब्द दे देगा वर्ण विच्छेद के लिए। क्यों देगा? पगला आएगा थोड़ी। क्योंकि यहाँ देखो, क के साथ अ, म के साथ अ, ल के साथ अ, स्पष्ट दिख रहा है। ऐसे शब्द क्यों देगा? क्योंकि यहाँ संयुक्त अक्षर का प्रयोग है। और संयुक्त अक्षर में समस्या क्या होती है बच्चों को लगता है जो छोटे आकार में दिख रहा है नीचे से चिपका है वो आधा है, जिस पर चिपका है जो बड़ा दिख रहा है वो पूरा है ना। जैसे इसको दे देगा ड्रिल शब्द दे देगा, वैसे मुझे लगता है कि आपको उदाहरण काफ़ी आ गए होंगे तो समझ में आ गया होगा। एक शब्द है ड्रिल, लास्ट एग्जाम्पल, और आगे बढ़ें फिर। देखिए शब्द है, मिट भी क्या, बल्कि कोई बात नहीं, हाँ लिख दिया मैंने दोबारा, ड्रिल। देखिए ड्रिल। अब समस्या क्या है? बच्चे को लग रहा है र आधा है, बच्चे को लग रहा है ये ड र दो वर्ण दो व्यंजन है और इनके साथ ये ई की मात्रा है। ये ई की मात्रा जो लंबी सी दिख रही है आपको लग रहा है ये ड पर है, ड पर नहीं है। ये ड्रिल 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 नहीं, ड्रिल नहीं, ड्रिल, ड आधा फिर री और ल, यानी इसको आप खुले रूप में लिख लीजिए। पहले आपको अच्छे से पता ड आधा है, र के साथ ई है, उच्चारण सुना आपने, और उच्चारण नहीं सुना तो मैंने कहा था जो इनके साथ एक स्वर है, ड और र के साथ एक स्वर है, वो स्वर किसके साथ होगा? जो नीचे चिपका है। नीचे कौन चिपका? र चिपका हुआ है। अब वर्ण विन्यास करने में, आपको वर्ण विच्छेद करने में कोई दिक्कत नहीं। यह र ई के वजह से पूरा था, और ई कौन सी थी? ह्रस्व थी, और ल के अंत में अ था। उम्मीद करता हूँ कि वर्ण विच्छेद नाम का जो टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब आप प्रैक्टिस करिए, कठिन से कठिन शब्दों का खुद से वर्ण विच्छेद करने की कोशिश करिए। नहीं आता तो आप जब क्लास में आएंगे या वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें कमेंट करेंगे तो उसका जवाब आपको तब देंगे। ठीक है ना। तो हमने इस शुरुआती हेडिंग में एक लिखा था कि वर्ण विच्छेद और शब्दकोश में शब्दों का स्थान। तो अब शब्दकोश में शब्दों का स्थान से मतलब क्या हुआ, इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अब दूसरी हेडिंग है आपकी शब्दकोश में शब्दों का स्थान। शब्दकोश में शब्द ऐसा भी लिख सकते हैं हम। अगर शब्दकोश में शब्द लिखने हों तब कैसे लिखें, किस शब्द को पहले लिखें, किसको बाद में लिखें। तो देखिए, जैसे अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है, यानी अंग्रेजी का शब्दकोश होता है। शब्दकोश का मतलब कई सारे शब्दों को एक जगह लिखना शब्दकोश हो गया। ठीक है। तो वैसे हिंदी का भी शब्दकोश होता है, यानी डिक्शनरी होती है। तो जब हिंदी के शब्दों को अगर आपको ढूंढना हो बाय द वे कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इनको, ये सारे शब्द आपको हिंदी के शब्दकोश में मिल जाएंगे। अब सवाल है कि हिंदी के शब्दकोश में शब्दों को लिखा तो जाएगा, पर ऐसे नहीं कि जो शब्द हमको याद आए मैंने लिख दिया, अच्छा ये भी एक शब्द होता मैंने ये भी लिख दिया। तो ऐसे जब आप कभी अगला कोई इनको ढूंढना चाहेगा, इनका अर्थ तो ढूंढने के लिए उसकी समस्या होगी। इसलिए हम वर्ण, जिस क्रम में वर्णमाला में वर्ण होते हैं, उसी क्रम में उन वर्णों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उनको वर्णमाला शब्दकोश में सजाते हैं, लिखते हैं। यानी अ से शुरुआत करने वाले शब्द सबसे पहले लिखे गए होंगे। हालांकि यहाँ पर मामला कुछ और भी है, मैं वो समझाऊंगा। आ से लिखे जाने वाले शब्द फिर उसके बाद आएंगे, ई से शुरुआत करने वाले शब्द उसके बाद आएंगे, बड़ी ई से शुरुआत करने वाले फिर उसके बाद आएंगे, ह्रस्व ऊ से शुरू होने वाले शब्द उसके बाद आएंगे। तो यानी जिस क्रम में वर्णमाला में वर्ण आते हैं, वर्णमाला में कैसे होते हैं? व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में वर्णों को ऐसे कहीं पर भी दाएं बाएं जोड़ करके नहीं लिखते हैं, बल्कि जिसका जहाँ क्रम है वहीं पर उसको लिखा जाता है। तो जिस क्रम में वर्णमाला में वर्ण होते हैं, उसी क्रम में उनसे बने शब्दों को शब्दकोश में सजाया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनता है कि बताइए, 4 विकल्प हैं, इन 4 विकल्पों में शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा? अब शब्दकोश में शब्दों को लिखने का जो तरीका है, मैं थोड़ा सा अलग से है बता देता हूँ कि सामान्य तौर पर जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, यानी फिर री, फिर ए, फिर ए, फिर ओ, फिर औ, फिर जिनको अयोगवा बोलते हैं अंग अह, इनको लिखते हैं। तो सामान्य तौर पर जब हम वर्णमाला लिख रहे होते हैं तो हम भाई इस ढंग की वर्णमाला बनाते हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन जब शब्दकोश में शब्दों को लिखना हो तब थोड़ा सा डिफरेंट बात यह है। वैसे अगर मैं इनका नंबरिंग डालूं तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, 1 2 पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें 13वें नंबर पर ऐसे होना चाहिए इनको। लेकिन जब मैं शब्दकोश में लिखूंगा तो यहाँ पर बात थोड़ा सा अलग है। हालांकि मैं पूरा वर्णमाला नहीं बना रहा उस हिसाब की, अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जब आप इनको लिखेंगे तो यहाँ आ से पहले क्या कौन आएंगे,
और आ से पहले यहाँ पर जो ये अयोगवाह होते हैं, ये 13वें या 14वें 11वें 12वें 13वें नंबर पर ना आकर के ये आएंगे शुरुआत में ही, यानी अनुस्वार नंबर 1 पर और विसर्ग नंबर दूसरे पर, और यहाँ था फिर अ और यहाँ था फिर आ, यानी इस ढंग से लिखे जाएंगे। अगर शब्दकोश में शब्दों को आपको लिखना हो तो आपको ये बनाना पड़ेगा। और तो और इसके साथ में अगर ये जिसको हम चंद्रबिंदु बोलते हैं अनुनासिक, ये भी पहले नंबर पर आएगा। तो अगर हम शब्दकोश में शब्दों को सजाना चाहें, लिखना चाहें, तो नंबर 1 पर इससे शुरुआत होने वाले शब्दों को नंबर 1 पर रखेंगे, पहले लिखेंगे। और ये दोनों एक ही है, लेकिन इन दोनों अगर दो शब्द ऐसे हैं जो एक अ से शुरू हो रहा है अनुस्वार लगा और एक चंद्रबिंदु से, तो तब वरिता अनुस्वार को देंगे, इसको दूसरा नंबर देंगे। और अगर कोई 4 शब्द ऐसे हैं जो एक इससे शुरू हो रहा है, एक इससे, तो तब नंबर 1 पर इसको रखेंगे, नंबर दूसरे पर आएगा। ठीक है, तो ये नंबर 1 पर हो जाएगा, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, इसी क्रम में ये आगे आएंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इनको शब्दकोश में लिखते हैं। मान लीजिए जैसा कि है, एक है अगन शब्द है, एक शब्द है अंत शब्द है, ठीक है, और एक शब्द है आग शब्द है, और एक शब्द है हंस शब्द है। अरे मान लीजिए सपोज ये तो अलग ही हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, थोड़ी देर के लिए 3 ही शब्द हैं। ठीक है, अगर हमको इनको लिखना हो तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? 3 शब्द हैं और 3 में से हमने शब्दकोश में सबसे पहले लिखना है। अब आप जनरली बच्चे कहेंगे कि अ पहले आता है, ये तो सबसे बाद में आता था उधर, तो इसको पहले लिखना चाहिए था, फिर इस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। लेकिन यहाँ वर्णमाला में ये शब्दकोश को जब लिखते हैं तो अलग ढंग से लिखा जाता है, इनको नंबर 1 और नंबर 2 दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले नंबर दे देंगे, ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर। ठीक है, तो अब इस तरह से लिखेंगे। तो मैं कुछ शब्द विकल्प सहित प्रश्न को लिख रहा हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे करके लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं सारी बातों को मिटा देता हूँ और कुछ विकल्प बना रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए, शब्दकोश में शब्दों को लिखने का जो तरीका होगा, प्रश्न जब बनेगा तो अक्सर प्रश्न ऐसे बनेंगे कि 4 शब्द हैं, चारों शब्दों के पहले और दूसरे वर्ण लगभग एक समान नहीं हों। ऐसे कभी भी नहीं करेगा कि एक मैं कह दूं गमला, एक मैं कह दूं कमल, एक मैं कह दूं घर, और आपसे कहूं कि बताइए इनमें इन 3 शब्दों में शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा। ये मैं एक और कर देता हूं। मान लीजिए मैंने खरगोश कर लिया, खरगोश कर दिया है ना, ये लिख दिया, और मैंने कहा बताइए शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला कौन सा होगा। तो इस प्रकार का आसान सवाल देगा ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है शब्दकोश में सबसे पहले क लिखा जाता है, इन के हिसाब से क आता है, तो ये पहले नंबर पर हो जाएगा। फिर ख आता है तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, फिर ये ग आता है तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा, और ये आता है तो ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं देगा, क्योंकि यहाँ हमने सभी शब्दों के पहले वर्ण पर नजर डाली और हमने पाया कि इन 4 शब्दों में कमल ऐसा शब्द है जिसका क वर्ण वर्णमाला में पहले आता है, मुकाबले किसकी तुलना में, ग की, घ की, ख की। इसलिए यहाँ तो आसान हो गया। तो इसलिए ऐसे शब्द नहीं दिए जाते हैं सामान्य तौर पर। कैसे शब्द दिए जाएंगे, जिनमें चारों विकल्पों में जो 4 शब्द दिए जा रहे हैं, उन चारों शब्दों या उन चारों विकल्पों के शुरुआती 1 या 2 वर्ण एक जैसे ही हों, तो ताकि आपको मजबूरन दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण पर विचार करना पड़े। समझ रहे होंगे मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। ऐसा दे देगा, 4 विकल्प ऐसे दे देगा कि जैसा कह देगा भाई क्या, कर्म कह देगा, क्रम कह देगा, क्रिया कह देगा, और या फिर क्रोध कह देगा। अब कहेगा इन 4 शब्दों में शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा, या ऐसा भी कह सकता है सबसे बाद में कौन सा आएगा। अब चूंकि ये दिख रहा है कि सभी क से शुरुआत कर रहे हैं, सभी शब्द चारों के चारों शब्द क से शुरुआत कर रहे हैं, तो समस्या खड़ी हो रही कि किसको पहले लिखें। और ये तो 4 नहीं तो ऐसे अनगिनत शब्द होंगे जो क से शुरुआत करते होंगे। तो अगर हम इनको वर्णमाला में लिखना चाहेंगे तो हम अपनी मर्जी से कोई इसको लिख दे, कोई इसको लिख दे, ऐसा नहीं करेंगे। हमें देखेंगे तो इसका आसान तरीका क्या है, देखिए आप उस पर मूल बात पर आइए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका वर्ण विच्छेद कर दीजिए। वर्ण विच्छेद अभी इससे पहले वाले
इससे पहले मैंने बात करी है अभी, ठीक है। तो आपको पता है क प्लस अ, ये तो क का हो गया। ऊपर क्या है यहाँ हलंत र, और आगे क्या है यहाँ म, और किसकी वजह से पूरा है ये अ। तो वर्ण विच्छेद कर लीजिए पहले आसान तरीके से। फिर देखो क का करो, नीचे कौन है र, आधा कौन होगा फिर क, और पूरा कौन है यहाँ र, किसने करा हुआ है अ ने। आगे क्या है म, और आगे क्या है फिर अ। क्रिया क है आधा, र है पूरा, किसने करा हुआ है ह्रस्व ई ने करा हुआ है, और य किसने पूरा करा हुआ है आ ने करा हुआ है। आप ऐसा कर लीजिए, देखो क है आधा, फिर क्या है यहाँ र, किसने पूरा करा है ओ ने, यहाँ क्या है ध, और किसने पूरा करा हुआ है अ ने। आप सबसे आसान तरीका है आप ऐसा कर लीजिए। देखिए अब मैं इनको बदल करके दूसरे मार्कर से दिखा रहा हूँ। अब भाई इन चार शब्दों में सबसे पहले किसको लिखें ये समस्या है, क्योंकि चारों के चारों शब्दों का जो पहला वर्ण है वो एक जैसा ही है, यानी वो क ही है। तो तब क्या करेंगे हम क से पहले वर्ण से निर्धारित नहीं हो पा रहा, निश्चित नहीं हो पा रहा कि हम पहले किसको लिखें, क्योंकि सभी शब्दों का पहला वर्ण एक जैसा ही है। मैंने इसलिए सभी शब्दों का पहला वर्ण हटा दिया, काट दिया, क्योंकि पहले वर्ण से निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि हम किस शब्द को सबसे पहले लिखें। तो इन चारों शब्दों के दूसरे वर्ण पर नज़र डालनी पड़ेगी कि इन चारों शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसका दूसरा वर्ण वर्णमाला में पहले लिखा जाता हो। अब देखो यहाँ अ है, यहाँ र है, यहाँ र है, यहाँ र है, तो कौन आता है सबसे पहले अ आता है वर्णमाला में पहले। तो इससे क्लियर है कि इसका नंबर मिल गया, इसको ये वर्णमाला में सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर सवाल ये होता यहाँ कि सबसे पहले कौन आएगा तो हमारी कहानी खत्म हो गई थी यहीं पर ही, कि हमको मिल गया था कि कर्म शब्द को सबसे पहले लिखा जाए, क्योंकि क के साथ अ है। क तो शुरुआती में सभी में है, लेकिन दूसरा वर्ण क्या आ रहा है अ आ रहा है, और अ को वर्णमाला में पहले लिखा जाता है, मुकाबले किसके तुलना में, इन र की तुलना में। इसलिए पहला तो मिल गया हमको। लेकिन अगर सवाल ये होता कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द कोश में सबसे बाद में आएगा, तब हमें अभी और आगे काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, तो पहला तो हमको मिल गया, तो देखिए अब हमको ये पता है कि पहले नंबर पर तो कर्म आएगा, लेकिन सवाल ये कि दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर कौन आएगा। हमने देखा कि इसका भी दूसरा वर्ण र ही है, इसका भी वर्ण र ही है, इसका भी वर्ण र ही है ना। तो इन तीनों शब्दों के, अब मैं अलग दिखा दूं अगर रंग अलग लगा करके, तो देखिए इन तीनों शब्दों में र एक जैसा ही है, तो र से निर्धारित नहीं हो पाएगा। तो हमने अब इन तीनों ही शब्दों के तीसरे वर्ण पर नज़र डालनी है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसका तीसरा वर्ण वर्णमाला में पहले आता है। देखो यहाँ अ है, यहाँ ई है, यहाँ ओ है। अब आप खुद देखिए इन तीन वर्णों में पहले कौन आता है वर्णमाला में, तो अ आता है पहले। तो इसको इन तीनों में से अगर हमने पहला स्थान देना हो तो इसको देंगे, तो यहाँ एक तो पहले दे रखे हैं तो इसको मिल जाएगा दूसरा स्थान, और इसको क्या मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा तीसरा स्थान, क्योंकि ई अ से के बाद आती है और ओ उससे पहले आती है, तो इसको मिल जाएगा चौथा स्थान। तो आप पहले ऐसी नंबरिंग कर लीजिए और तब आपका सवाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अगर ये कह रहा हो कि सबसे पहले कौन सा आएगा तभी भी ठीक है। आप सबसे पहले किसको लगाएंगे, ए वाला विकल्प ऐसा है जो सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए ABCD करके ये 4 विकल्प दे रखे होते हैं एग्जाम में कि शब्द को उसमें किसको पहले लिखें किसको बाद, अगर यह है कि सबसे पहले किसको लिखें तो आंसर आपका ए है। और अगर ये कहता है कि शब्द कोश में इन 4 विकल्पों में सबसे बाद में आने वाला शब्द कौन सा है, तो भैया ये देखिए सबसे बाद में आने वाला क्रोध है। देखो क र, और लेकिन यहाँ क्या है ओ, और यहाँ क र, और यहाँ क्या है ई, यहाँ क र और यहाँ क्या है अ। तो क तो तीनों में है, इवन कि र भी तीनों में है, लेकिन तीनों शब्दों के दो दो वर्णों को काटने के बाद जब हम तीसरे वर्ण पर नजर डाली, तीनों शब्दों के तीसरे वर्ण पर नजर डाली, तो हमने पाया कि इन तीनों शब्दों को देखने पर हमने देखा कि तीनों शब्दों के तीसरे वर्ण पर जब देख रहे हैं कि तीसरा वर्ण ये इसका अ है, इसका ई है, इसका ओ है, तो ये पहले आ जाएगा, ये दूसरे पर आ जाएगा, तीसरे पर आ जाएगा, यानी ये दूसरा तीसरा चौथा है। लेकिन हम पहले ये इसको बता चुके थे, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो आपको समझ में आया होगा इस ढंग से, ठीक है। अब चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इस बात को ये जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से बात करेंगे। ऐसे में कम से कम 10 सवाल आपको करवाऊंगा, जिसमें कि अनुस्वार भी रहे, चंद्र बिंदु भी रहे,
विसर्ग भी रहे, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल जब लगातार करवाए जाएंगे 8-10, तो आपको इस प्रश्न पर अभ्यास हो जाएगा कि जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आए कि बताइए इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में कौन सा आएगा। ये भी हो सकता है कि अवरोही क्रम में लगाइए, आरोही क्रम में लगाइए, मतलब सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। और ये भी हो सकता है कि सबसे बाद वाले को पहले लिखो, उससे पहले जो आया था तब उसको लिखो, उससे पहले जो आया था तब उसको लिखो, और सबसे पहले जो आया था उसको लास्ट में लिखो। यानी अवरोही आरोही क्रम में भी अगर सजाने के लिए कहता है तो आप इस विधि से सब 4 के 4 तरह के सवालों को कर सकते हैं। 4 प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले कौन आएगा इन शब्दों में से, तो ऐसा भी सवाल बन जाएगा आपसे कि भाई यह वाला आएगा। सबसे बाद में कौन सा आएगा, तो ये भी देख सकते हैं। सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, यानी आरोही क्रम में जाना हो तब भी, अवरोही क्रम में आना हो तभी भी आप सवाल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कभी और किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात आपसे करते हैं। धन्यवाद।